ओके, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्ट किया था, बात किया था। तो कल हम बात कर रहे थे कि इट इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर इंडस्ट्रियल ड्राइव्स since it is cheap, robust, efficient and reliable. It has good speed regulation, high starting torque and require little maintenance. 80-90% हमारे जो मोटर्स है वो इंडस्ट्री में ये इंडक्शन मोटर यूज हो रहा है, ये बात की थी। फिर थोड़ा कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था। स्टेटर है, रोटर है। एक लाइन जो है इसमें इम्पोर्टेंट है कि स्टेटर इज बिल्ट अप ऑफ हाई ग्रेड alloy steel laminations to reduce the eddy current losses। कल हमने देखा था laminations, तो एग्जाम में लिखने के लिए, बनाने के लिए आप डायग्राम फॉलो कर सकते हैं। अशफाक में इजी है, चीजें कर सकते हैं। फिर रोटर की बात की थी हमने, 2 टाइप के थे, स्क्विरल केज रोटर और फेज बाउंड रोटर। केज रोटर की बात की थी, तो इस तरह का डायग्राम एग्जाम में बनाना है। इस तरह के एंटरिंग्स होंगे, बीच में बार्स होंगे, स्क्यूड, शॉर्टेड। It consists of cylindrical laminated core with slots nearly parallel to the shaft axis or skewed. Each slot contains an uninsulated bar conductor. इस तरह का रोटर कंस्ट्रक्शन है। तो हमने बात किया था स्क्यूइंग क्यों करते हैं, ऐसा स्ट्रेट क्यों नहीं रहता। तो पहला पॉइंट था कि मोर यूनिफॉर्म टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एंड द नॉइज इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन। और दूसरा था हमारा लॉकिंग, जिसकी बात हम कर रहे थे कि लॉकिंग नहीं होगी, लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर इज रिड्यूस्ड। लॉकिंग में क्या होता है कि रोटर और स्टेटर टीथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपस में लॉक हो जाते हैं, तो हमारा पूरा प्रिंसिपल अलग हो जाएगा। लॉकिंग का प्रिंसिपल हमारा सिंक्रोनस मोटर में लगता है, आगे सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे तो समझेंगे लॉकिंग से क्या होता है। ठीक है, तो वो पहला एक कंस्ट्रक्शन जो स्क्विरल केज का था, और दूसरी कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे थे वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर। तो वाउंड रोटर कंसिस्ट ऑफ स्लॉटेड आर्मेचर। तो इसमें क्या होता है, जैसा स्टेटर की वाइंडिंग रहेगी उसी तरह का रोटर की भी वाइंडिंग होती है। जैसे स्टार में है, जनरली हम स्टार ही प्रेफर करते हैं। स्टेटर का जो वाइंडिंग है 3 फेज है, स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, बट हम स्टार प्रेफर करते हैं। तो क्या क्या रीजन हो सकता है स्टार के लिए। तुम्हें पता होगा कि स्टार में जो हमारा फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज का बाई √3 होता है। वीपीएच जो होता है VL बाई √3 होता है। तो इसका मतलब वोल्टेज कुछ फेज में कम आएगा, √3 टाइम्स कम होगा। तो उससे क्या होगा, इंसुलेशन हमें कम यूज करना पड़ेगा वाइंडिंग में, क्योंकि इंसुलेशन सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके वोल्टेज लेवल के। तो अगर आप स्टार में है तो बाई √3 रहता है वोल्टेज, तो इंसुलेशन भी कम यूज करना पड़ेगा। और स्टार है तो हमारे पास एक न्यूट्रल ग्राउंड का भी फैसिलिटी है, तो अर्थ फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट ये सब होते हैं, इसमें हेल्प करेगा। तो स्टार हम प्रेफर करते हैं जो स्टेटर का वाइंडिंग होती है। तो इसी तरह से जो ये रोटर इस टाइप का रोटर है वो हम ऐसे बनाएंगे। 3 फेज सप्लाई हो गया, चाहे डेल्टा कैसे भी रहे। ये स्लिप रिंग रोटर है, आप देख रहे होंगे रोटर का भी कनेक्शन, रोटर का भी उसी तरह से जैसे उसका था उसी तरह से रोटर का भी है। ये 3 फेज है और ये स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। अब चूंकि इसको तो घूमना है, आपको लगा वाइंडिंग है, घूमेगी कैसे, ये तो सब फंस जाएगी एक दूसरे में, तो इसलिए ये स्लिप रिंग से कनेक्टेड होते हैं ऐसे। और ये फिर शाफ्ट यहाँ पे घूमती रहती है, ठीक है। स्लिप रिंग के अक्रॉस ये पूरा टर्न करते हैं। इसमें हमारी एक फैसिलिटी होती है कि हम, क्योंकि वाइंडिंग जैसा है, स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, तो हम एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार स्क्विरल केज जैसे मोटर है उसमें रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है उसका। तो स्टार्टिंग टॉर्क अगर हमको ज्यादा चाहिए किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि ट्रैक्शन टाइप का कोई एप्लीकेशन है फास्ट, तो उसके स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऐड करने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। तो वो हम पढ़ेंगे अभी, टॉर्क और स्पीड और स्लिप टॉर्क रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, एक हमारा एक एडिशनल इसमें बेनिफिट है कि हम
एडिशनल रेजिस्टेंस रोटर में ऐड कर सकते हैं, जिससे हम स्टार्टिंग टॉर्क अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये एक फैसिलिटी हमारा वाउंड रोटर टाइप कंस्ट्रक्शन में है। इस तरह से देखने में लगता है। स्लिप रिंग ऐसे दिखेंगे आपको, शाफ्ट में तीनों ऐसे लगे हुए स्लिप रिंग, अंदर ऐसे वाइंडिंग की होगी स्टार में या डेल्टा में। पहचानना होगा तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। अभी रोटर खुलेगा रोटर में कि कौन सा स्लिप रिंग कंस्ट्रक्शन है, कौन सा स्पाइरल केज है, लैब में भी हम देख सकते हैं। तो एक छोटा सा कंपैरिजन भी आ सकता है, कंपैरिजन ऑफ केज और वाउंड रोटर, स्पाइरल केज रोटर और जो आपका स्लिप रिंग रोटर है, वाउंड रोटर है। तो एडवांटेज ऑफ केज रोटर क्या है कि रोबस्ट कंस्ट्रक्शन और चीपर है। जो हमने पहले पढ़ा, स्पाइरल केज रोबस्ट है, चीप है, और उसमें ब्रश व्रश ये स्लिप रिंग है नहीं, तो स्पार्किंग इसका कोई रिस्क नहीं है, मेंटेनेंस बहुत कम होगा, ठीक है, और एफिशिएंसी हमारी हायर रहेगी, हायर पावर फैक्टर पे काम करेगा। वाउंड रोटर में क्या एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज वही है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट। रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग करंट लो रहेगा और स्टार्टिंग टॉर्क हमारा हाई रहेगा, ठीक है। तो एडिशनल रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड रोटर सर्किट टू कंट्रोल स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है, स्पीड कंट्रोल मेथड है। तो कुल मिला के एक ही बेनिफिट है कि हम एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं और उससे जो फायदा हो जाए, जैसे स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो सकता है, स्टार्टिंग करंट लो हो सकती है, और स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं, एक फैसिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक छोटा सा 2 नंबर वाले में आ सकता है। फिर जो मेन हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके 2 हम मेथड पढ़ेंगे। वीडियो मैंने भेजा, देखा था उसको? दोनों मेथड देखे थे उसके? हाँ, तो सेम है। हाँ हाँ अच्छा, थ्योरेटिकल जो मेथड है ना, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड देख लेते हैं फिर से एक बार। यही था कि हमें मान लिया 3 फेज हमारे सप्लाई है, और तो 3 सिंगल फेज सप्लाई है एक तरह से, और 120 डिग्री अपार्ट है। तो एक पर्टिकुलर करंट है, एक सप्लाई एक फेज में, तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स अगर फाई एम साइन ओमेगा टी है, तो दूसरे फेज में फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 है, और उसी तरह से तीसरे में माइनस 240 या फिर प्लस 120। इसको हमने फेजर में बनाया, तो ये फाई आर हो गया हमारा, इधर फाई आर का रेफरेंस ले लिया, बिकॉज फाई एम साइन ओमेगा टी था, फाइव आई या फाइव टू जो भी बोलो, इसको इधर ले लिया, 120 लैगिंग, और बाकी 5 भी हमारा इधर हो गया था। तो इन सब का हमने क्या किया, रिजल्टिंग देखना है, रिजल्टिंग फेजर हमको देखना है कि रोटेटिंग मिल रहा है क्या और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमने रिजल्टेंट के लिए क्या किया, इन तीनों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले हमने निकाला, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो सकता है, तो फाई आर तो है ही है इधर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में क्या क्या है, फाई आर है ही है, और इस तरफ तुम्हारा एक फाई 3 जिसको बोलो आई आर वाई भी अगर बोलो, तो ये फाई वाई है तुम्हारा, जो भी तुम अपना नोमेनक्लेचर रखो, और ये वाई करो, इसको अगर बी फेज बोले तो फाई, तो इधर हो गया फाई एच जो था वो हो गया फाई आर माइनस ये फाई बी का ये कंपोनेंट, ये आएगा क्या बोलते हैं, फाई बी कॉस 60 और फाई वाई कॉस 60, ये दोनों इधर आएंगे, ये दोनों इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। एक क्या आएगा, एक होगा फाइव वाई कॉस 60, एक होगा फाइव बी साइन कॉस 60, 60 एंगल है, वो मैं लिख लिया। फाइव 1 मतलब फाइव आर तुम्हारा हो गया माइनस फाइव वाई कॉस 60 माइनस फाइव बी कॉस 60। इसमें फिर ओपन करेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे, जो 5 1 2 3 लिखा है, या हम 5 आर वाई बी लिख रहे थे, तो उसकी वैल्यू हमने पहले लिखी हुई है, 5 एम साइन ओमेगा टी, 5 एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, 5 एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 वैल्यूज रखेंगे, खोल देंगे उसको, टोटल कैलकुलेशन है ये, ए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी खोल देंगे, कैंसिल वैंसिल होके 5 एच जो तुम्हारा आता है वो ये आता है 3/2 5 एम साइन ओमेगा टी,
ठीक है। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट में तुम अगर फेजर डायग्राम देखो तो एक कंपोनेंट ये आएगा, इसको तुम बोल सकते हो 5b cos 30, और एक नीचे आएगा, इसको बोल सकते हो तुम 5y cos 30। ठीक है। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट हम मान रहे हैं इधर इस साइड में, तो 5v जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 5 मतलब 5b cos 30 माइनस 5y cos 30। वही यहाँ पे किया 5 cos 30 माइनस माइनस 5 cos 30 प्लस ये माइनस अंदर 2 कर दिया। तो फिर वही कैलकुलेशन है 5 2 5 3 की जो वैल्यू है रख दिया, 5m sin ओमेगा t माइनस 120 और 5m sin ओमेगा t प्लस 120। इस तरह से फिर इसको ओपन किया, sin a माइनस b sin a प्लस b को, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट फाइनली आया वो आया 3/2 5m cos ओमेगा t। ठीक, तो हमको पता है रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट 5h स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, वो कर लिया हमने, अंडर रूट 5h स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर। तो ये हो गया फाइनल। तो फाइनल जो हमारा तीनों से फ्लक्स आया उसका मैग्नीट्यूड है वो 3/2 5m, मतलब कांस्टेंट है। ये फ्लक्स जो है वो टाइम वेरिंग नहीं है, फाइनल रिजल्टिंग फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, बट स्पेस में वो बेसिकली वेरी कर रही है, मतलब रोटेट हो रही है। कैसे, तो हमने एंगल निकाला tan थीटा जो कि होता है इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट 5v/5h, तो तुमने देखा कि वो आया cot ओमेगा t दैट इज tan π/2 माइनस ओमेगा t। कुल मिला के थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस ओमेगा t आ गया। थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस ओमेगा t का मतलब अब ओमेगा t की आप अलग अलग वैल्यू रखिए, ओमेगा t 0 रखेंगे तो 90 आएगा। तो अब कैसा फेजर होगा, इस तरह का कुछ होगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का आएगा, रिजल्टिंग फ्लक्स आपको उधर आ गया। फिर आप ओमेगा टी इज इक्वल टू अगर 30 रखते हैं तो थीटा कितना आएगा 60, तो आपका रिजल्टिंग फेजर कुछ इधर आ जाएगा। ठीक, फिर ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 रखते हैं तो π/2 माइनस 60 30 हो जाएगा, तो रिजल्टिंग फेजर कुछ इधर आएगा। फिर ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 रख देते हैं तो थीटा 0 हो जाता है, रिजल्टिंग फेजर इधर आ गया। और फिर इसी तरह से 120 रखते हैं तो माइनस 30 फिर इधर आएगा। तो क्या दिख रहा है कि जो रिजल्टिंग फेजर जो फ्लक्स आया हमारा उसका मैग्नीट्यूड तो आया 3/2 5m, और वो रोटेटिंग है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो मतलब अगर हम RYB सीक्वेंस लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था, बात कर रहे थे ना, तो RYB सीक्वेंस लेते हैं तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। और वही हम सीक्वेंस अगर बदल दें RBY कर लें तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। और कितने स्पीड से करेगा, 120 f/p से, सिंक्रोनस स्पीड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो ग्राफिकल मेथड की हम बात कर रहे थे, तो एक 3 फेज ये बना लिया मान लो तुमने। ठीक है, ये हमारा 5R हो गया, जो 5 1 5 2 5 3 लिखा है ना, मान लो तुम RY भी तुमने सीक्वेंस लिया है, 5 1 ये तुम्हारा 5R हो गया मान लो। ठीक है, ये 5R हो गया और ये 5B हो गया, RYB ये हमारा Y हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा B हो गया। 120 डिग्री का है तीनों फेज डिफरेंस RYB। अब इसमें इंस्टेंट वाइज लो, कोई भी इंस्टेंट पे, सपोज ये इंस्टेंट ले लिया हमने, ये इंस्टेंट यहाँ पे जो भी ये इंस्टेंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम क्लॉक बनाते हो, ये इंस्टेंट पे हम लोग क्लॉक बनाते हो, एक हम क्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से अभी जो तुमने फेजर बनाया था उसमें 5R किधर था, वो तुम्हारा रेफरेंस था ऐसा 5R, और 5Y किधर था, वो इसके 120 डिग्री। ठीक है, और 5B किधर था, 5B तुम्हारा ये इसके 120 ऐसा। ठीक है,